अनुस्वार मंच पर हम एक बार फिर मिल रहे हैं एक वरिष्ठ, अनुभवी और प्रख्यात साहित्यकार से। श्री हरि भटनागर स्तंभ रहे हैं मध्य प्रदेश की हिंदी साहित्य की, और वो साहित्य अकादमी में भी रह करके उन्होंने प्रशासन का कार्य लंबे समय तक किया। उनकी किताबें और विशेषकर कहानियां और उपन्यास उल्लेखनीय हैं, और उनकी साहित्य यात्रा पर आज हम चर्चा करेंगे आप सबके सामने और खुलासा करेंगे कि वो उनकी यात्रा कैसी रही। धन्यवाद। स्वागत है हरि भटनागर जी हमारे अनुस्वार मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आपके प्रति आभार कि आपने मुझे समय दिया, बुलाया। होना चाहिए कुछ, बिल्कुल भेंट होती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरि जी, आज तो हम शुरुआत इस बात से करना चाहते हैं कि आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई और कौन प्रेरणा देने वाला था? साहब, ये क्या है कि ये बहुत रोचक प्रसंग है। और मैं सुल्तानपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, जी सर, वहाँ अमेठी जिसके अंदर में आता था, जी सर, बड़े काफी राजनीति से जुड़ा हुआ अब शहर बन गया है, सुर्खियों में है। सुर्खियों में उस शहर में मैं रहता था जी। और बताऊं कि मैं 40-45 साल पहले मध्य प्रदेश में आ गया और यहाँ जबलपुर से मैंने अपना लिटरेरी करियर शुरू किया। जी जी। और ज्ञानेंद्र साहब के बरदहस्त के नीचे रहा मैं। तो असल में क्या हुआ कि मैं जब बहुत छोटा था, 8वीं क्लास में था, तो वहां पे मॉडल स्कूल था, छोटा सा जी। और कोई प्राइवेट स्कूल नहीं थे, अंग्रेजी के स्कूल नहीं थे, पढ़ाई की ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी, पढ़ाई की न कोई माहौल था। बस इसी तरह पढ़ते जा रहे थे। 8वीं तक मैं पता नहीं कैसे पढ़ता चला गया और पास होता चला गया। जब 8वीं में आया तो असल में 24 घंटे खेल का ही जुनून था। सारे बच्चे कंडेल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ये खेलते थे, कबड्डी और गेंदड़ी, ये सब खेल में लगे रहते थे। मैं भी इसमें पूरी तरह से डूबा हुआ था। अब बात ये हुई कि खेल में विशेष करके आपकी 8वीं में जब घुसा पिछवाड़े से, तो डरता हुआ कि मैं अंदर अपने घर में गया, तो माँ मेरी जो है वो हमारी हिंदी किताब पढ़ रही थी। अच्छा। उसमें मंत्र कहानी प्रेमचंद की, जिसमें डॉक्टर चड्ढा और डॉक्टर वो बुढ़ा भगत करके था वो। तो वो माँ मेरी जो थी कहानी पढ़ती आ रही, रोती आ रही, पढ़ती आ रही, रोती आ रही। और मुझे देखा तो कहा कि तूने कहानी पढ़ी? हमने कहा नहीं। कह तेरा इम्तिहान है और तुमने इतनी संवेदनशील थी हैं? हमने कहा वो इतनी संवेदनशील थी ना, बहुत। मतलब पढ़ रही है, रो रही है। वो पढ़ने की बड़ी शौकीन थी, किताबें पता नहीं कहाँ से बुलवा के पढ़ती रहती थी। फिर उन्होंने उसी वक्त मुझसे कहा, हमने कहा कि मैं उनको जिया बोलता था, तो मैंने कहा कि मैंने तो नहीं पढ़ी। तो उन्होंने मुझे सुनाई और रो रही है, पढ़ रही है, रो रही है, सुना रही। कहें देखो वो डॉक्टर कैसा था, भगत कैसा था, देखो बिल्कुल दौड़ा हुआ गया, मंदिर से ठीक कराया, इस तरह से कराया जी। उसी वक्त मुझे पता नहीं क्या मेरे मन में अंकुरण हुआ कि ऐसी कहानी मैं भी लिख सकता हूँ जी। हालांकि हिंदी लिखना मुझे नहीं आता था, स्त्री शब्द नहीं लिख सकता था, कुछ नहीं जी। मतलब बिल्कुल, मैंने कहा ना, अंगूठा टेक था, कैसे पास होता गया मुझे पता ही नहीं। और बाप माँ भी इसका ख्याल नहीं रखते थे। माँ कहती थी बैठ के पढ़ो, और जब पढ़ने बैठता था तो मैं लालटेन के आगे बैठा और बताकर लालटेन पे औंध गया। तो कई बार जल भी गया, सिर के बाल जल जाते थे, और लेकिन पढ़ने का उस तरह का नहीं था, क्योंकि दिन भर खेल रहे तो रात में बैठेंगे तो नींद आएगी। थकान और खाना जम के खा लिया, शाम होते ही नींद आने लगती तो सो जाते थे। तो उस दिन जब माँ ने मुझे सुनाई तो मेरे मन में अंकुरण हुआ कि मैं भी ऐसा लिख पढ़ सकता हूँ। तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा अभ्यास किया
तो छोटी मोटी ऐसी बनाने लगा कहानियां भावुक किस्म की। लेकिन वो दिन था जब मेरा अंकुरण, माँ ने मेरे दिल में एक साहित्य का एक अंकुर पैदा कर दिया, जो बाद में धीरे धीरे वो विकसित होता गया। माँ के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि अगर वो क्षण ना होता तो शायद ही मैं लिखने की तरफ प्रेरित होता। उस दिन के बाद से मैं लगातार, वहाँ एक मेहता लाइब्रेरी है सुल्तानपुर में, ढूंढ ढूंढ के हजारों किताबें मैं ला के पढ़ने लगा। रात दिन पढ़ता था, रात दिन। हमारी आंखों से चिंगारियां छूटती थी, खाने पीने की शुद्ध छूट जाती थी, लेकिन मैंने प्रेमचंद के या टॉलस्टॉय के, रविन्द्रनाथ के, बंकिम के सारी किताबें पढ़ डाली, पूरी चाट गया। और फिर ऐसा होता था कि मेरे पास इतनी वोकाबुलरी हो गई थी, शब्दावली हो गई थी कि मैं किसी चिट्ठी लिखता था तो मैं जानबूझ के ऐसे शब्द भरता था कि कोई क्या कर रहे। बचपन में ऐसे ही होता है कि हम थोड़ा अधिक हैं, जानते हैं, दिखावे में पड़ा था। आज वो स्थिति खत्म हो गई है और वही चीज आती जरूरी जो जरूरत की है। खैर जी, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर था, जिसमें भयंकर जाहिलियत से किसी तरह धीरे धीरे मुक्ति मिली। जाहिलियत नहीं, ये तो ऐसा होता ना कि बीज कहाँ डाला गया और कहाँ उगा कि नहीं उगा, तो ये तो आपकी सफलता पूर्वक जो है ना बीज का अंकुरण। लेकिन ये भी है संजीव बाबू कि अगर ये वो जीवन नहीं जीता तो शायद ही मेरे पास अनुभव की इतनी गरिमा या उतना एक भरा हुआ जीवन मेरे पास ना होता। बिल्कुल ठीक बात है। वो अराजक जीवन ने ही मुझे जीवन की समझ और अनुभव की ऊष्मा दी। तो आपकी पहली रचना कविता या कथा क्या? नहीं, मैं कविता तो मैंने कभी लिखी नहीं, मैं कहानी लिखी है। और हमारे वो भी बड़ा रोचक प्रसंग है। मैंने पहली कहानी सिलेंडर नाम से लिखी थी। और हमारे आज जो साहित्य में तद्भव के संपादक हैं अखिलेश, ये हम लोग बचपन के दोस्त हैं। हम लोग 4 दोस्त थे, बहुत आवारा किस्म के, ये सब रात दिन खेलने और बात करने पढ़ने लिखने वाले थे। तो अखिलेश ने पीछे पड़ के कहा कि कहानियां लिखी जाए। तो पहली कहानी हमने सिलेंडर नाम से लिखी थी, जो अखिलेश ने एक कृति नाम की पत्रिका निकाली थी जी, उसमें छापी थी। और वो पत्रिका भी निकलने का बड़ा वो था कि हम लोगों ने पैसे बटोरे, अखिलेश ने भी पैसे बटोरे, सारे 4 दोस्त थे, सत्येंद्र, राजेंद्र श्रीवास्तव, सत्येंद्र, अखिलेश और मैं, और मान बहादुर सिंह भी थे उसमें। तो क्या हुआ कि पैसे तो हो गए, लेकिन प्रिंटिंग के और कागज के पैसे नहीं थे। तो वहां सुल्तानपुर में एक विद्यार्थी प्रेस थी, और उसका जो विद्यार्थी प्रेस का जो लड़का था हमारे लोगों के साथ पढ़ता था, अरुण विद्यार्थी। तो उसने कहा हम रात में कागज दे देंगे। तो उसने 4-5 रिम का कागज हमें दिया। तो अखिलेश जो थे उसमें सबसे बहादुर मजबूत आदमी थे, वो कंधे में बोरा रख के कागज लेके वही भागे थे चोरी करके। उसी से मैगजीन छपी थी, जो बाद में उसी में छपी सिलेंडर कहानी। अखिलेश की भी कहानी छपी थी, आदमी नहीं टूटता, और लोगों की भी कहानी। खैर, तो ये एक रोचक प्रसंग था जो बचपन में हम लोगों ने एक लड़की में किया था। तो प्रकाशन पहली कहानी का कब हुआ आपका? और वो लगभग 78 के आसपास है, 77-78। अच्छा, कौन सी कहानी थी और कहाँ छपी? सिलेंडर थी, जिसको मैंने बाद में उसको जोड़ा नहीं है अपने संग्रह में, उसको खारिज कर दिया। पहली कहानी सगीर और उसकी बस्ती के लोग माना मैंने, जो पहल ज्ञानरंजन साहब ने पहल 19 में छापी थी। हाँ, ये था ये जो आपने अभी रिप्रिंट किया है, इसका पहला जो है शिव कुमार सहाय ने छापा था, और बाद में देश निर्मोही पंचकूला ने छापा, फिर उसके बाद आपने छापा। और आपने जितने खूबसूरती प्यार से छापा, हालांकि देश ने भी बहुत प्यार से छापा था, लेकिन अब छाप के जो आपने इसको रौनक दी है, मैं उसके प्रति आपका आभार हूँ।
हाँ, आपका नाम में क्या रखा है? बिल्ली ने दीवार और दोनों आज ये दोनों भेज दी गई हैं। जी जी। और मेरे 2 उपन्यास भी हैं, एक थी मैना एक था कुम्हार। जनवरी में देना, अभी थोड़ा ठहर जाओ क्योंकि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये छप चुका है। अच्छा ना, ये बिल्ली नहीं क्या बोलते हैं, एक थी मैना एक था कुम्हार, पहले रचना समय ने छापा था 1914 में। 2014 में छपा था, सॉरी 2014 में जी 2014 में छपा था। फिर अभी शिवना प्रकाशन ने, पंकज सुबीर ने छापा, इसको दोबारा रिप्रिंट किया है। तो अभी हाल में 2 गज जमीन करके शिवना प्रकाशन ने जो उपन्यास था उनके पास रखा हुआ था, वो अभी 2022 करके छाप दिया है, जो अभी अमेज़न पे उपलब्ध है। बढ़िया सर, बधाई हो। थैंक यू, वेलकम। तो साहित्य की एक ही विधा में आपने आद्योपांत काम किया, जैसे कथा कहानी। हाँ, मैं असल में यही कहानी लिखने में ही मेरी रुचि थी, और कहानी और उपन्यास में अब ज्यादा मतलब मुझे सहूलियत होने लगी लिखने में, कहानी ज्यादा उपन्यास में। और वैसे मैं संपादन से जुड़ा रहा, साहित्य अकेडमी की मैगजीन साक्षात्कार का मैं सब एडिटर था और बाद में संपादक हो गया। लगभग 30 साल तक उससे जुड़ा रहा मैं। एक सवाल ये उठता है कि आपने कविता लिखी ही नहीं और कहानी के साथ शुरुआत की और कहानी के साथ जुड़े रहे, ऐसे क्या कारण था कि आप कविता के साथ नहीं जुड़ पाए? कविता पता नहीं क्यों, मैंने पहले शुरू में तॉलस्टॉय को पढ़ा और दोस्तोस्की को पढ़ा, जिनके वक्तव्य ऐसे थे कि अपनी बात वो गद्य में ही कह सकते हैं, पद में कहने की वो स्पेस उतनी नहीं रहती है। तो मुझे वहां प्रेरणा मिली तॉलस्टॉय से कि गद्य ही लिखा जाए, और पद्य में वो चीज नहीं बन पाएगी हमसे, मेरे सामर्थ्य के बाहर है। हालांकि मैं कविताओं का बड़ा प्रेमी रहा हूँ, अभी भी मैं कविताएं पढ़ता हूँ, और जब मैं साक्षात्कार में आया था तो मैं ज्यादातर कविताएं ही पढ़ता था। और हिंदी के जितने भी कुमार अंबुज हैं और विमल कुमार हैं और जितने भी नए रत्नाकार हैं, भारत यायावर, अनिल जन्मेजय, सारे लोगों की पहली कहानी, पहली कविताएं छापी मैंने। अरे वाह। हाँ, ये मतलब इनका स्नेह भी है कि इन लोगों ने मुझे वहां दी और मैं इनको बहुत छीन छीन के छापता था, वरिष्ठों से भी और इनसे भी, नए लेखकों से भी। ये पुस्तक आप हमें उपलब्ध करा सकें तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं करा दूंगा साक्षात्कार। हाँ, वही जो आप बता रहे हैं। साक्षात्कार एक पत्रिका थी जो साहित्य अकेडमी की है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन रचना समय के मैंने कम से कम 80 अंक निकाले हैं, जो मार्केस, एरी गर्डन, एडवर्ड सईद, मार्केस और देरेदा, फोको, मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने साक्षात्कार छापे हैं सबके। नहीं, साक्षात्कार नाम की पत्रिका थी साहब। अच्छा, ठीक। साक्षात्कार की साहित्य अकेडमी की पत्रिका थी, जिसके पहले संपादक शानी साहब थे। अच्छा जी, जो बाद में साहित्य अकेडमी के समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक बने हैं। अच्छा, ठीक है। तो कहानियों में आप विषय वस्तु कहाँ से चुनते हैं, कितनी वास्तविक होती है और कितनी काल्पनिक होती है? देखिए, मैं कहानियों में मैं जीवन से चीजों को उठाता हूँ। जीवन की कोई घटना हुई, मैं किसी विचार से कहानी की तरफ नहीं जाता, मैं जीवन से जीवन से विचार की तरफ जाता हूँ। मतलब कोई घटना, जैसे कोई आदमी जा रहा है और छां में रुक गया, तो मान लो कोई थकान है या झपक गया दम से और बड़बड़ाने लगा, तो मुझे जीवन वहां मिला, उसके बाद मैं कहानी उसको डेवलप करता हूँ। मेरा सोचना है कि जब आप किसी जीवन से कहानी उठाएंगे तो विचार की तरफ जाएंगे, तो उसमें आप बहुत संभावनाएं उसमें होती हैं, और आप किसी विचार से जीवन में जाएंगे तो उतने बड़ी बातें नहीं कह पाएंगे। जैसे अगर आप देखें कि तोड़ती पत्थर है, कविता है निराला जी की। तोड़ती पत्थर छोटे से बिंदु से उठती है और एक छोटे जीवन से बहुत बड़े विशाल फलक में चली जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की भी तो एक कहानी थी ना, उसने कहा था
हाँ, उसने कहा था। तो बहुत, तो वो जीवन से उठा के हम जीवन के प्रसंग उठा के उस पूरी चीजों को कहना चाहते हैं। उसमें सारी फिलॉसफी, सामाजिक संरचना, विडंबनाएं और असमानताएं, सारी चीजें आ जाती है। ठीक बात। और पात्रों के बारे में अगर पूछूं मैं, तो वो मैं ज्यादातर तलछट के जीवन और लोअर मध्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं और जो मेरे देखे समझे हैं, ज्यादातर आसपास के, जैसे साथ के पढ़े हुए लोग हैं, साथ में हमारे पिताजी के साथ बैठने वाले, मेरे साथ रहने वाले जो मध्यवर्गीय हैं, या जहाँ मैं दूध लेने जाता हूँ, जो बढ़ई है और जो मोची हैं, जो रिक्शे वाले हैं, तांगे वाले हैं, ये मेरे एक तरह से दोस्त हैं। दूध वाला है तो ये मेरे दोस्त हैं, और मुझे ज्यादा सुकून मिलता है इनके साथ बैठने में, खड़े होने में। एक्चुअली यूं कह सकते हैं कि ज्यादातर इन लोगों में छल छंद नहीं होता। नहीं, चालाकी और सब होता है, ऐसा नहीं है कि कम, किसी से कम नहीं है, ये बहुत होशियार है। और हमें बहुत तटस्थ होकर देखने की जरूरत है। प्रेमचंद की कफन कहानी की तरह से आप घीसू माधव को आप कहें कि सीधे, तो ऐसा नहीं था, वो चीजों को समझ रहे थे। और किसान शोषण करवा रहे थे, लेकिन वो शोषण से दूर थे, वो नहीं उसमें शोषण अब उनका कोई कर सकता। वो जानते थे कि मेहनत करने के बाद भी हमें भूखे मरना है, तो क्यों किसी की मजदूरी करें। ठीक बात है। तो सामाजिक परिवेश में जो समय समय पर परिवर्तन होते हैं, उनके साथ आपका डायनेमिक रिलेशनशिप रहता है या निरपेक्ष? देखिए साहब, हमारे जीवन में जो है किसी मध्यवर्गीय नजरिया मेरा नहीं है। मैं एक तरह से लोअर क्लास के लोगों की तरह ही सोचता हूँ। मेरा बार बार मोह भंग नहीं होता। मैं चीजों को समझता हूँ कि कहाँ क्या गड़बड़ी है। मैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को देखता हूँ और उसको जानता हूँ, इसलिए हमारे में बार बार भ्रम जैसी चीजें नहीं होती। मैं जान जाता हूँ कि ये चीज गलत है, ये जो व्यवस्था है असमानता पर आधारित है, इसमें चेंज होगा तभी कुछ हो सकता है। और जो आदमी है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, व्यवस्था ही है। जो सांचे ही खराब है, तो उसमें सांचे में निकल के जो चीज आएगी वो उतनी अच्छी हो ही नहीं सकती। इसलिए श्रम का मूल्यांकन और योग्यता के आधार पे ही जो जीवन होगा वो श्रेष्ठ होगा, और उसी को हम मानते हैं। जी, बहुत सुंदर। एक पक्ष जो है वो आपके साहित्यिक प्रशासन का है। जब आप समझ में थे, मैं असल में प्रशासन में नहीं था, मैं एडिटर, संपादक था। एडिटर। बहरहाल वहाँ की प्रोफाइल और वहाँ के अनुभव के बारे में आप क्या शेयर करना चाहते? देखिए साहब, मैं जब वहां पे आया था तो वहां पे हमारे सेक्रेटरी जो थे सोमदत्त थे, बहुत बड़े कवि थे, और वो पोल्ट्री फार्म के डिप्टी डायरेक्टर थे और बहुत बड़े अच्छे कवि थे, बहुत संवेदनशील थे। तो उन्होंने मेरी एक कहानी मैंने चूहा करके लिखी थी, जो सगीर और उसकी बस्ती के लोग के बाद पहल मैंने ज्ञान जी को दे रखी थी। मैं जब मेरा जबलपुर में एक हितवाद अखबार था, मैं उसमें सब एडिटर था। वहां जब वो बंद हो गया तो मैं जब आगरा चला गया था अमर उजाला में, तो वो कहानी मैंने लिखी थी, ज्ञान जी को भेजी थी। तो ज्ञान जी ने सोमदत्त जी को दी थी और सोम जी ने मुझसे कहानी पढ़ के कहा कि तुम सीधे आप आके ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आके वहां पे वो संपादक के तौर पे आ गया था। यहाँ कि मुझे सोम जी से या मैं इसके पहले ज्ञानंजन जी के साथ था जबलपुर में, उनके घर के ऊपर ही रहता था। और जो उन्होंने उनके व्यक्तित्व की छाप पड़ी, जो उनकी समझ थी, उनका जो व्यक्तित्व था, बहुत ही कर्मठ, बहुत मेहनती, काम करने वाले, एक उंगली से टाइप करते थे, चिट्ठियां हजारों लिखते थे। उनका जो नजरिया था, जो अनुशासन था, और जो लिखने पढ़ने की उनकी जो वो कहानी लिख चुके थे उन्होंने, बहिर्गमन वगैरह 80 में, तो वो पूरी कहानी उसके बाद उन्होंने विराम लगा दिया था। लेकिन जो टिप्पणियां लिखते थे, पहल का जो काम करते थे, बहुत ही जबरदस्त था। और वो ज्ञान ही मुझे मतलब कि कभी कभी पहल का बहुत सारा काम देते थे,
रत्नाएं छाटने देते थे। तो वो मेरी न्यू एक तरह से कहा जाए जबलपुर में ज्ञानरंजन जी ने मेरे अंदर रख दी थी। अच्छा। जब मैं अखबार से जब यहाँ पे नौकरी के लिए आया तो सोम जी ने मुझे मेरी कहानी पढ़ के ही मुझे कहा कि कोई आवेदन नहीं हो, कहा कि आप ज्वाइन करो। मैं काम करने लगा और मैंने रात दिन भूत की तरह से मैंने न प्रूफ के लिए न किसी आदमी को रखा, सारा काम मैं करता था, संपादन का, छपाई का, प्रूफ का, और सारा काम भेजने काम हमारे बाबू लोग स्टाफ के थे। चिट्ठियां लिखना, हजारों चिट्ठियां लिखता था, रत्नाएं बुलाते थे, सारे पत्राचार करना, ये तो सारे लोगों से रत्नाएं छीन के लोग लेके मैं ये करता था। अमरकांत जी के मैंने आंधी कॉलम जो है चलवाया, पूरा सीरियल कराया, मुद्दा राक्षस से कॉलम कराए, मंडलोई लीलाधर मंडलोई जो है किसी की डेथ हो जाए तो मैं मंडलोई से बोलता था कि आप एक वो लिख दो श्रद्धांजलि, इस तरह का स्मरण लिख दो। तो मंडलोई रातों रात वहां पे, यहाँ दूरदर्शन का डायरेक्टर था वो, बाद में जनरल हो गए। तो कहने का मतलब ये कि मुझे मित्रों ने, मेरे साथियों ने, रत्नाकारों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं बिल्कुल तटस्थ भाव से, आज के संपादकों की तरह नहीं कि गोल बना के राजनीति करके जो मैगजीन निकालते हैं, अपने जो साथ के जितने लोग हैं उनको गोल बना के कर रहे हैं और किनारे अच्छे लोग किनारे कर दे रहे हैं, वो नहीं था। अभी भी मेरे अंदर ये भाव है कि अगर कोई अच्छी रचना है, मैं साक्षर रचना समय निकाल लाता तो मैं उनको जरूर घसीट के लाता था। लेकिन आज ये हो कि उस वक्त मैंने साक्षात्कार में रह के ये पूरी भूमिका निभाई है और मैंने सबका स्नेह पाया। That's good. और रात दिन लिखते हुए, मैंने संपादन का काम करते हुए पूरा घर पे लाता था, पढ़ता। एक गलती साक्षात्कार में नहीं होती थी। रत्ना समय के मैंने 80 अंक निकाले हैं, चेखोव, मार्केस, गोगल और सात्र, ये आप देखो अंक मेरे जो नेट पे भी हैं, सब जगह हैं। तो मैंने इतना काम किया इनके ऊपर कि ये आज इनने मुझे सिखाया, इस अनुशासन ने मुझे सिखाया है और मैं इन लेखों को पढ़ के मुझे लगता है कि मुझे इनसे सीखना चाहिए। तो ये संपादन के काम करते हुए मुझे अपने जो रत्ना संसार में ताकत मिली है, और लोगों को छाप के, अच्छी रचनाएं छाप के, लोगों के प्यार से जो मुझे सहयोग मिला है, वो मेरी ऊर्जा है। वेरी गुड। आपका जो व्यापक अनुभव है और जो व्यापक लेखन है, उसके देखते हुए आपकी रचनाएं कौन कौन सी ऐसी हैं जिन्हें आप यादगार रचनाएं कहेंगे? तो साहब, मैंने सन 96-7 में सेवड़ी रोटियां जले आलू लिखी थी। और मैं बताऊं कि मैं पढ़ाकू था, तो कुछ ऐसा था कि सुबह जैसे उठा और दिमाग में क्लिक की कोई विषय, तो मैं जब तक लिख नहीं लेता था मैं उठता ही नहीं था। तो मान लो वो सेवड़ी रोटियां जले आलू एक कहानी है मेरी, एक बैठक की कहानी है। मैं सुबह 5 बजे बैठा हूँ और दोपहर 11 बजे लिख के मैंने रख दी। उसके बाद मैं ऑफिस गया, उसके बाद मैं कहानी लेके लीलाधर मंडलोई को सुनाने गया, तो वो छाती से लगा लिया कि यार क्या कहानी है ये। उसके बाद ये कहानी मैंने टाइप कराई। उसी वक्त बनारस से काशीनाथ सिंह आए थे, मेरे घर रुके हुए थे। मैं भोपाल में प्रोफेसर कॉलोनी में रहता था। तो उन्होंने कहा था कि ये कहानी मुझे दे दो, मैं राजेंद्र यादव को दे के आऊंगा। तो राजेंद्र यादव साहब को उन्होंने वो कहानी दी थी, वो बाद में छपी। और इस कहानी के छपने से मुझे काफी पत्र मिले हिंदी में। जो राकेश बिहारी हैं, हाँ जी, राकेश बिहारी मुझे बता रहे थे अभी 2 साल पहले की बात है कि राकेश बिहारी की पत्नी जो खुद कहानीकार है, कविता नाम की, उनका नाम कविता है, वो राजेंद्र यादव जी के पास गई थी और उन्होंने कहा कि मैं क्या पढ़ूं। तो उन्होंने कहा कि हरि भटनागर की कहानी पढ़ो। तो उन्होंने वो सेवड़ी रोटियां जले आलू कहानी का उल्लेख किया कि ये कहानी पढ़ो, इससे सीखो। तो मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ, अगर वो सुन रही है तो वो उन्हीं ने ही मुझे बताया ये कि राजेंद्र यादव ने बताया कि कहानी लिखी जाती तो इस तरह की हो।
तो मेरी ये एक तरह से पसंदीदा कहानी सेवड़ी रोटियां और जले आलू है, एक तलवार कहानी है, एक बदबू कहानी है, एक बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन इनमें से आप सर्वश्रेष्ठ डिक्लेयर करेंगे? वैसे तो सारी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन आप अपने मन से किसी ने एक को बहुत ज्यादा चाहते होंगे। सेवड़ी रोटियां और जले आलू को चाहता हूं। वैसे अभी हाल की 1 साल की लिखी कहानियां उफ है, किस्सा तोताबाई का है, घोंसला है, ये कहानियां मेरे पसंद आती है। अच्छा, आज आजकल आप देख रहे हैं जी कि लेखकों के द्वारा बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत लिखा जा रहा है, व्यंग में, कहानियों में, कविताओं में जबरदस्त प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इतना प्रभावित नहीं हो पा रहा। आपकी दृष्टि में क्या कारण है इसका? आप देखिए कि एक तो व्यंग में जितने भी लोग लिख रहे हैं ज्ञान चतुर्वेदी छोड़ के बहुत खराब लिख रहे हैं। मुझे दिल्ली के जितने भी रत्नाकार हैं व्यंग नाम से जो चला रहे हैं आंदोलन, ये इन्हें बुरा मत मानेंगे, इनको लिखने की तमीज नहीं है। इन्होंने अपने पूरे पूर्वजों से सीखा नहीं। अच्छा। उन्होंने हरिशंकर परसाई से सीखा नहीं कि कैसे लिखा जाए। भाई अपनी अपनी परंपरा को नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर आप प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट को उनके पूरा और ये सब नहीं पढ़ोगे तो आप आज व्यंग लिख रहे हैं तो इनमें पूरी ऐतिहासिकता नहीं है। एक आदमी की आज ऐतिहासिकता होना चाहिए ना, और वो आदमी को खोलते नहीं, उसके अंदर ही नहीं घुसते हैं, बहुत सुपरसीलियस ढंग से ऊपर से निकल जाते हैं। आप अंदर घुसो ना। मुंशी प्रेमचंद ने एक डायरी में अपने कहा था कि गम की कहानी मजा ले लेके, हिल साहब मिजरी टोल्ड इन जॉयफुल स्टाइल, कि गम की कहानी मजा ले लेके कहा हो। लेकिन इनकी कहानियों में व्यंग लिख रहे हैं, लेकिन व्यंग में करुणा नाम की चीज नहीं, हास्य है, बड़ा फुआ हास्य है। नहीं, और ज्यादातर रत्नाकार अपने हमारे साथ के भी हैं। और बता दूं आपको, जीवन में धसे नहीं है लोग, जीवन को देखा नहीं है, बहुत सेलेक्टिव टाइप का मामला है। मान लो इन्होंने मार्केस को पढ़ लिया तो मार्केस का जो रियलिज्म है, जो मैजिक रियलिज्म है, उसके आधार पर लिख दिया, आप वो चीजें लिख दी हैं। आप भारतीय आदमी कहाँ है? एक तांगे वाला, रिक्शे वाला, मोची, चाय वाले, होटल, पान वाले, तांगे वाले कहाँ है? सही बात, कोई नहीं। इनके पास तो मिडिल क्लास के जो यौनिकता प्रसंग ज्यादा भरे हुए हैं। समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे ही नहीं लोग ना। नहीं, निचले वर्ग उसी व्यक्ति में जीवन में अंदर नहीं घुस पाए। ये उसके यौनिकता को ही लेके आगे वैसी को महान बना लिए। मैंने देखा युद्ध की जहां कहानी शुरू होती है वहां इनकी कहानी खत्म हो गई। आप किसी को जहां पे कहानी शुरुआत होती है वहां कहानी खत्म हो गई। जब मान लो किसी से युद्ध हुआ और मार दिया आपने और भाग गए, तो जबकि आप जब भागे हो तब आप कहानी शुरू हो रही है, वो जहां शुरुआत होती है वहां इनका अंत हो रहा है। तो चीजों की गहराई में ये लोग जाते ही नहीं है और डेप्थ में नहीं आते हैं। कुछ लोग तो इतना लिख रहे हैं कि बेचारे क्या क्या पढ़े और क्या क्या लिखे। नहीं, ज्यादा लिखने से नहीं होता था। आप देखिए यहाँ पे ज्ञान चतुर्वेदी अच्छा लिख रहे हैं। आप जीवन में संलग्नता कितनी है, कितने गहरे जीवन को देख रहे हैं, कितना हाहाकार मचा हुआ देख रहे हैं आप। आज समय को हम किसमिस से मार रहे हैं, अपने समय को है। अब अपने समय खरोच नहीं पा रहे हैं। कितने आज के दंश देखिए, कितनी हालत खराब है, कितने लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से, दैन्य हो गए, पैसे नहीं है, अभाव है, राइटिंग में कोई चीजें नहीं आ रही है। ठीक बात, मैं आप अप्रिशिएट करता हूं आपने जो चीज कही, और बल्कि कई मंचों पर मैं इस बात को कह चुका हूं कि वही राजनीति, वही अफसर और उन्हीं के आसपास घूमता हुआ व्यंग। हाँ, नहीं, ज्यादातर मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि ये परवर्टेड चीजों को ला रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है चीजों का वो नहीं ला के दूसरी चीजें ला रहे हैं। ज्यादातर स्त्रियां जितनी लिख रही ज्यादातर हैं तो यौनिक प्रसंगों में भी बहादुरी दिखा रही है। हाँ, मतलब आप अपना बेडरूम क्यों दिखा रहे हो भाई? आप हमें उसकी जरूरत नहीं है।
ठीक बात। वो हम जानते हैं, मुझे क्यों बता रहे हो ये? और ये बहुत सारे लेखक भी हैं यही दिखा रहे हैं। एक एक पीड़ित आदमी की पीड़ा बताओ ना। ठीक बात है, बहुत सही कहा आपने। तो एक आपसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा जी। कि लेखन के अलावा आपकी कौन कौन सी अभिरुचियां हैं? मेरा साहब अभिरुचियां तो अगर कहा जाए पढ़ने का है ही है, वॉकिंग मेरी है, और घूमना है, सैर सपाटा है थोड़ा सा। आप तो भोपाल से निकलते ही नहीं, पिछले 1.5 साल से हमने देखा। नहीं, मैं अब कोरोना में तो आप भी नहीं निकले होंगे, आप तो अमेरिका में फंस गए थे, कहाँ निकल पाए? 16,000 किलोमीटर दूर। मैं तो रूस है, सुरीनाम और इंग्लैंड और सब जगह की यात्रा भी कराया हूँ, घूमता भी हूँ, यहाँ इधर जाता भी हूँ। लेकिन अब मुश्किलें थोड़ी ऐसी हैं जी, तो नहीं निकल पाते, लेकिन मन में लालसा है, निर्भर पढ़ता हूँ, मेरी अभिरुचि पढ़ने में ज्यादा है। कि आपको और आप किस देश जाना चाहेंगे घूमने के लिए? जी, अगर आपको मौका मिले तो किस देश में जाना चाहेंगे? हमारी बेटी नार्वे में है, नार्वे जाना चाहता हूँ, आप भिजवा दीजिए। इसीलिए तो पूछा कि कोई दानवीर मिल गया तो अब कह देंगे कि हरि भटनागर जी को नार्वे भिजवा दीजिए। क्या पता किस देश में नारायण मिल जाए। घूमने के लिए जा सकते हैं, हमारी बेटी अभी आ भी रही, 5-6 तारीख को आ रही है। हाँ। कोरोना का इतना बड़ा संकट है, हम इंतजार कर रहे हैं, 3 साल से आई नहीं। तो ऐसे में आप पूछ रहे हैं कि देश में जाना चाहेंगे, तो उसी देश में जाना चाहूंगा। बच्चे हैं। दूसरा देश रूस है, अनिल जन्मेजय जहाँ पे है। अनिल जन्मेजय आपके क्लास मस्कोवा में है। मालूम है मुझे, वार्ता हुई है उनसे, संवाद हुआ है। जयंत शर्मा के पास, जकिया जुबैरी साहब के पास भी जाना चाहूंगा, जो लंदन में है। चलिए, किसी अगर आप व्यवस्था करा देंगे तो चला जाऊंगा। दानवीर को तलाशते हैं। नमस्कार। अच्छा, उदीयमान लेखकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी परंपरा को जानना चाहिए, अपने क्लासिक्स को जानना चाहिए। आप पुराने, मतलब कहा जाए कि अमीर खुसरो से लेके अभी तक की, और जो भी अपने साज किताबें हैं, क्लासिक्स हैं, उनको बिना पढ़े आप अगर लिखेंगे तो बहुत पोचा लिखेंगे। पढ़ना। और आखिरी सवाल, पाठकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदी साहित्य के विकास में वो कैसे योगदान दे सकते हैं? पाठकों से चाहेंगे कि वो हमारे लोगों की किताबें खरीदें, और अपने आसपास भी ऐसा माहौल बनाए कि किताबें खरीदी जाए, पढ़ा जाए। नहीं किताबें खरीदे, नेट से पढ़ें। और आजकल बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, ये माध्यमों डिजिटल माध्यम में आपको साहित्य का भविष्य क्या दिखता है? नहीं तो ये ज्यादा प्रभावशाली है, मतलब अप्रोच के हिसाब से ही बहुत अच्छा है, मतलब रीचिंग के हिसाब से जी ये बहुत अच्छा है। मतलब कि आज एक कहानी लिखी, अपने वॉइस आवाज में डाली, लोग तक चली गई, लेकिन लिखने के लिए आपको बहुत गहरे जीवन में धंसना पड़ेगा, और बिना जीवन में धंसे आप अच्छी राइटिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जो है पूरा एक ऐतिहासिक क्रम से भरा हुआ होता है, और आप अगर हम जब ऐतिहासिक क्रम नहीं लाएंगे तो रचना में वो हल्का